नमस्कार साथियों, निर्वाणद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं लेके 5 के पंच का अगला एपिसोड। 5 बेहतरीन क्वेश्चंस और उससे भी बेहतर उनके एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत है। बेसिक एजुकेशन बिकम्स अ मेजर इनिशिएटिव बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ। प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। अब अगर हम इसमें बेसिक एजुकेशन को देखें तो बेसिक एजुकेशन, हिंदी में इसे बेसिक शिक्षा, या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा कहते हैं। उन्नीस सौ 1937 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लेख प्रस्तुत किया और उसके माध्यम से उन्होंने ये जो एक एजुकेशन मॉडल था उसको पेश किया था। और फिर इसके ऊपर ही आधारित हम देखेंगे कि जब भारत आजाद होता है तो इसके ऊपर आधारित ही हमारा प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम पूरा का पूरा बनाया जाता है। तो यहां पर उत्तर हमें महात्मा गांधी का देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो एक और हमारे यहां पे शिक्षाविद है जिन्होंने, जैसे महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात करी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर बात करी प्रकृतिवाद की। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेचुरलिज्म, प्रकृति के विरोध में, और इसके आधार पर उन्होंने क्या करा, इसके आधार पर उन्होंने जो हम देखेंगे कि अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When Kohlberg and Piaget's theories of moral reasoning were subjected to further research, it was found that जब कोलबर्ग तथा प्याजे के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध किया गया तो पाया गया। तो यहां अगर हम देखें तो यहां 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मॉरल रीजनिंग। संज्ञानात्मक विकास के स्तर तथा नैतिक तर्क शक्ति के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो ये कथन गलत है। यहां पर हमने क्या देखा कि उन्होंने, कोलबर्ग ने बल्कि मॉरल रीजनिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिलेशन बताया है, तो नो रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं है, ये गलत हमें देखने को मिलता है। दूसरा, उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति क्षमताओं का अधिक मूल्यांकन किया, दे हैव ओवर एस्टिमेटेड, ये भी गलत है। क्योंकि जो शोध किया, चाहे पहले हम बात करें प्याजे के शोध की, तो प्याजे के शोध में हमें देखने को मिलता है कि जो जितने भी हमारे पास बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से अपनी रीजनिंग दे रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं, थिंकिंग दे रहे हैं, मॉरल थिंकिंग दे रहे हैं, और उसको एक अगले लेवल पर लेके गए कोलबर्ग, और उन्होंने फिर उसको हेंज के डिलेमा, हेंज के असमंजस की स्थिति में बिल्कुल प्योर उन्होंने मॉरल रीजनिंग दिखाई, और उसके बेसिस पर उन्होंने देखा कि उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस तक बांट दी। तो हमें ये देखने को मिला। फिर यहाँ पे हम तीसरा कथन देखते हैं, दे फोकस टू मच अटेंशन द चाइल्ड एक्शन इन अ मॉरल सिचुएशंस। उन्होंने नैतिक स्थितियों में बच्चों की क्रियाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया, ये भी कथन गलत है। उन्होंने एक्शंस के ऊपर ना करके थिंकिंग और रीजनिंग के ऊपर काम किया। उन्होंने क्रियाओं पर ना काम करके, जो काम है कोलबर्ग और प्याजे का वो रीजनिंग के ऊपर है और थिंकिंग के ऊपर है, तर्कना के ऊपर है और चिंतन के ऊपर है, ना कि एक्शंस के ऊपर। तो एक्शंस के ऊपर बात ही नहीं करी ना प्याजे ने
तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिलता है, जिसमें वो क्या बात कर रहे हैं, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कैपेबिलिटीज को। जैसे जैसे वो शोध करते गए वैसे वैसे उन्हें क्या पता चला कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं वो बेहतर और बहुत बेहतर हैं। तो उत्तर यहां चौथा देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द एंटी एनेक्साइटी ड्रग is a drug whose primarily behavioral effect is the reduction of anxiety but it functions as central nervous system CNS। एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। अब किस तरह का काम करता है, तो जब हम एनेक्साइटी में CNS को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, एनेक्साइटी में CNS जो है वो फ्लाइट और फाइट मोड को प्रोड्यूस करता है। वो लड़ने के और भागने की जो हमारे CNS की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सिस्टम है वो उसको इनिशिएट करता है। तो वो एड्रेनलिन, नोरेपाइनेफ्राइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा इस तरह के हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज करता है, जिससे कि SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी हमारा फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाए, हमारा लड़ने का मोड एक्टिव हो जाए। इसको क्या काम करता है, ये काम करता है CNS जब इसको एनेक्साइटी होती है, जब इसको तनाव होता है। ठीक है, अब जब हम इसमें ड्रग लेंगे एंटी एनेक्साइटी, जब हम एंटी तनाव दवा लेंगे तो वो इन सब के उत्पादन को, जो हमारे हार्मोन्स हैं अलग अलग, नोरेपाइनेफ्राइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, इन सबको रोकने का काम करेगा, इन सबको दबाने का काम करेगा। तो ये एक डिप्रेसेंट, ये एक अवसादक का काम करता है, जिससे कि जो हमारा एनेक्साइटी में हमारे अंदर हार्मोन्स निकलते हैं वो उनको दबाए। तो डिप्रेशन फॉर इसके लिए जो हमारे अलग अलग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS के, हमारे नर्वस सिस्टम के अलग अलग मीडिएटर्स हैं। कौन कौन से हैं वो, तो नोरेपाइनेफ्राइन, डोपामाइन, गाबा, सेरोटोनिन, इनके डिप्रेसेंट का काम करता है। इनको दबाने का काम करता है, जिससे कि हमारी एनेक्साइटी, जिससे कि हमारा तनाव कम हो जाए। तो उत्तर यहां दूसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, लर्निंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अधिगम को एक जीव के डैश में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये 1925 वॉटसन की परिभाषा है, और यहां पे वॉटसन किसकी बात करते हैं, वॉटसन बात करते हैं बिहेवियर। तो परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अधिगम को एक जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वॉटसन ने अपनी बुक बिहेवियरिज्म में ये डेफिनेशन दी थी, और ये हमारे पास कहलाती है फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। इसे हम अधिगम की मूलभूत परिभाषा कहते हैं। उत्तर यहां पहला रहा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
What part of our memory stores events that happened in our lives? हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार करती है? तो यहां पर जो हमें भंडारण देखने को मिल रहा है, घटनाओं का भंडारण, यानी यहां पर LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात हो रही है, दीर्घकालिक स्मृति की बात हो रही है। यहां हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हम यहां पर सिद्धांत देखते हैं तो 1972 का हमें टुलविंग का सिद्धांत देखने को मिलता है। 1972 में टुलविंग के हम थ्योरी को देखते हैं। अब यहां हमें किस चीज को देखना है? जीवन में घटित घटनाओं को देखना है। तो हमें भंडार तो देखने को मिल गया, भंडार है यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इफ इट इज अ मेमोरी स्टोर देन इट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब यहां पर हमें इवेंट्स ऑफ आवर लाइव्स को देखना है, ठीक है। तो जो टुलविंग देते हैं वो क्या करते हैं, वो एलटीएम को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, दो भागों में बांटते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एलटीएम को वो दो भागों में बांटते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि डिक्लेरेटिव होती है, और दूसरा हम देखते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि नॉन डिक्लेरेटिव होती है। तो ये है अंतर्निहित स्मृति और ये है प्रकट स्मृति। अब अगर हम एक्सप्लिसिट को देखें तो ये दो में बढ़ती है, एपिसोडिक और सीमेंटिक। एपिसोडिक यानी प्रासंगिक मेमोरी, और ये होती है हमारी किसकी, ये हमारी घटनाओं के प्रसंगों की मेमोरी होती है। तो ये जो एपिसोडिक है या प्रासंगिक स्मृति कहते हैं इसको हम, ये जीवन के घटनाओं के प्रसंग में बनती है। जबकि अगर हम सीमेंटिक मेमोरी की बात करें तो ये हमारा पढ़ा हुआ नॉलेज और कंसेप्ट होता है। ये क्या होता है, ये ज्ञान और अवधारणाएं होती हैं जो हम, इसे हम सीमेंटिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो प्रासंगिक जीवन घटनाओं से बनता है, जबकि सीमेंटिक जो हमारी भाषाई स्मृति कहेंगे हम इसे, या शब्दार्थ स्मृति कह देते हैं, वहीं पे अगर हम देखें जो हमारी इम्प्लिसिट है ये किस में बनती है, ये प्रोसीजियल और इमोशनल कंडीशनिंग में बनती है। यानी जो हम क्रिया से बनाते हैं, और दूसरा इमोशनल कंडीशनिंग। तो ये प्रक्रियात्मक होती है जो हम अलग अलग क्रियाओं से बनाते हैं या गामकता से बनाते हैं, जबकि ये संवेग का हमारा जैसा जैसा व्यवहार बनता जाता है, तो संवेगात्मक व्यवहार जैसा बनेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे हमारी अंतर्निहित स्मृति चौथे टाइप की बनेगी। तो ये चार तरह की होती है। यहां उत्तर हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रासंगिक, जो कि हमारे जीवन से जुड़ी घटनाओं से बनती है, उसे हम प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। तो ये उत्तर यहां पहला रहा। तो
साथियों उम्मीद करता हूं कि आज के सारे प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और इनसे जुड़े सारे कंसेप्ट्स को भी आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। ऐसे ही और एपिसोड लेके मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी साथियों। नमस्कार।